नमस्कार सभी को। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अब तक हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, तो उसी में ही हमारा जो अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है नेटवर्क लेयर। लेयर के बारे में आजकल एग्जाम्स में पूछा जाने लगा है, पहले इतना नहीं पूछते थे, तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं नेटवर्क लेयर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई ये क्या होता है, क्या ये ओएसआई मॉडल है, क्या ये लेयर्स हैं? देखिए, इनको नेटवर्क लेयर्स भी बोल देते हैं और ओएसआई मॉडल भी बोल देते हैं। ठीक है, ओएसआई मॉडल भी बोल देते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बनता है, ओएसआई की आपसे फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्ट। ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा, इंटरकनेक्ट। दूसरा ये पूछा जाता है कि भाई टोटल जो ये लेयर है, ये लेयर कितनी है? तो इसमें देखो दो मॉडल होते हैं, एक होता है टीसीपी/आईपी मॉडल। अगर नेटवर्क की बात करें, एक होता है ओएसआई मॉडल और एक होता है टीसीपी/आईपी मॉडल। ज़्यादातर जो हम फोकस करते हैं वो ओएसआई मॉडल पे करते हैं। तो इसकी जो नेटवर्क लेयर होती है वो होती है टोटल 7। ठीक है, संख्या आपको ध्यान रखनी है 7। हो सकता है आपका काम संख्या से चल जाए कि भाई पूछ लें कि भाई संख्या कितनी है, तो टोटल होती है 7। अब इनकी नंबरिंग भी पूछ सकते हैं कि कौन से नंबर पे कौन सी होती है। ठीक है, नंबरिंग के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन सी लेयर है। यहाँ पे लिख लेते हैं सारी की सारी वन बाय वन, और इन लेयरों के काम क्या होते हैं ये आपसे पूछे जाते हैं, तो हम वो भी देखेंगे भी इनके क्या क्या काम है। देखिए, एक लेयर होती है एप्लीकेशन, एक लेयर होती है प्रेजेंटेशन, एक लेयर होती है, इसके बाद आती है सेशन, सेशन लेयर। ठीक है, मैं लेयर किसी के पीछे नहीं लिख रहा, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए, क्योंकि बार बार क्या लेयर लिखना। तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, उसके बाद आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आती है नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर। इसके बाद नेटवर्क लेयर के बाद आती है डाटा लिंक लेयर, डीएलएल भी इसको बोल देते हैं, डाटा लिंक लेयर। इसके बाद आती है फिजिकल लेयर। ठीक है, वैसे हमने जब इनको लिखना शुरू किया तो देखिए, हमने जब इनको लिखना शुरू किया तो हमने ऊपर लिखा है सबसे पहले एप्लीकेशन को, लेकिन जब आपसे एग्जाम में इनकी नंबरिंग पूछी जाएगी तो पहली है आपकी फिजिकल, दूसरी है डाटा लिंक, तीसरी है नेटवर्क, चौथी है ट्रांसपोर्ट, पांचवी है सेशन, छठी है प्रेजेंटेशन और सातवीं है एप्लीकेशन। ठीक है, नंबरिंग के हिसाब से आप इसको ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे एक तो सवाल यही हो गया कि टोटल लेयर कितनी है, तो 7 है। आप याद रखिएगा कौन सी है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ठीक है जी। अब देखते हैं आगे हर लेयर से सवाल कैसे पूछेंगे आपसे। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एप्लीकेशन लेयर की। एप्लीकेशन लेयर से शुरू करते हैं। जब भी हम डाटा भेजते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को, जब हम डाटा भेजते हैं तो वो डाटा किसके माध्यम से जाता है, इन लेयर्स के माध्यम से जाता है। ये ऐसा हम मानते हैं, ये एक हम थ्योरी मानते हैं इसको, थ्योरी। ठीक है, प्रैक्टिकली तो क्या होता है टीसीपी/आईपी होता है, पर इसको हम क्या मानते हैं, एक थ्योरी मॉडल मानते हैं। तो ऐसा भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ओएसआई मॉडल को क्या कहते हैं। ओएसआई मॉडल को एक थ्योरेटिकल मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन लेयर पे वहां पे है ये कि जब आप
ये मान लो एक कंप्यूटर है आपका, ये दूसरे कंप्यूटर को डाटा भेजना चाह रहा है, तो जो इसका डाटा है वो कहाँ पे जनरेट होता है, वो कहाँ पे जनरेट होता है, वो होता है एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा प्रोटोकॉल कौन कौन डाटा को जनरेट करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो HTTP, FTP, ये एटसेट्रा। ठीक है, HTTP, FTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या है आपके लिए, फाइल है या डाटा जो भी आपको भेजना है, मैसेज जो भी आपको भेजना है उसको जनरेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्रिएट करने के बाद जो एप्लीकेशन लेयर है वो उस डाटा को कहाँ भेज देती है, प्रेजेंटेशन लेयर के पास भेज देती है। अब प्रेजेंटेशन लेयर का काम यहाँ पे क्या रहता है, इसका काम यहाँ पे रहता है एनकोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है जी, एनकोडिंग और डिकोडिंग, या इसको बोल सकते हैं इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा आप, ये काम किसका है, प्रेजेंटेशन लेयर का। और ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ये क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं आपके मैसेज को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके, यानी कि जो भेजने वाला है और जो लेने वाला है सिर्फ उन्हीं को समझ आए, बाकी कोई थर्ड पार्टी बीच में आपके मैसेज को जो है ना वो पढ़ ना ले, आपका डाटा जो है वो देख ना ले कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं, मैसेजेस होते हैं हमारे पर्सनल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम नहीं चाहते वो शेयर हो। तो ये लेयर क्या करती है, उस डाटा को इनक्रिप्ट कर देती है, एनकोड कर देती है। अब ये दोनों इसलिए लिखा है क्योंकि भेजने वाले की तरफ से तो क्या होता है, इनक्रिप्शन या फिर एनकोडिंग, और मिलने वाला जो रिसीवर है, जो लेने वाला है, उसकी तरफ क्या होता है, डिकोडिंग या फिर डिक्रिप्शन। डिकोडिंग होती है उसकी, दोबारा से वो समझता है कि भाई आपने क्या भेजा है। ठीक है, उसके बाद सेशन लेयर। सेशन लेयर का जो काम होता है ना वो होता है डायलॉग मैनेजमेंट। ठीक है, डायलॉग मैनेजमेंट या फिर सेशन मैनेजमेंट। भाई ये दो लोगों के बीच में एक सेशन क्रिएट करता है। ठीक है, दो लोगों के बीच में सेशन मैनेज करता है, भेजने, जो डाटा भेज रहा है और जो ले रहा है, उस दोनों के बीच में एक कनेक्शन बना के रखता है। क्यों ऐसा इसलिए है जरूरी, क्योंकि जब भी हम डाटा भेज रहे होते हैं तो हम किसी ना किसी पर्टिकुलर, जो हम किसी को भेज रहे हैं, हमारा कोई जानकार है या जिसे हम जानते हैं, हम उसको भेज रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया भर के हमारे बहुत सारे जो इंटरनेट पे कनेक्ट हैं सबके पास थोड़ी ना भेजेंगे हम, तो एग्जैक्ट उसी के पास जाना चाहिए, उसी से बातचीत होनी चाहिए। यानी जब आप ऑनलाइन चैटिंग भी करते हो ना, मान लो तो आप किसी से जैसे चैटिंग कर रहे हो, तो वो क्या है, वो एक सेशन है। जब भी आप कोई आइडिया यूज कर रहे हो, आप ऑनलाइन लॉगिन करके बैठे हो, तो वो क्या है, आपका एक सेशन है, यानी वो एरिया आपका है, उस एरिया में आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो वो चीज है। तो दो लोगों के बीच में सेशन या डायलॉग, वार्तालाप आप बोल सकते हो, बना के कौन रखेगा, सेशन लेयर। ठीक है, तो ये सेशन लेयर का काम है। अब प्रेजेंटेशन लेयर ने डाटा किसको दे दिया, सेशन लेयर को। सेशन लेयर ने आपका डायलॉग बना दिया, मैनेज कर लिया कि भी ठीक है ये किस किस के बीच में बातचीत होनी है। अब सेशन लेयर डाटा किसको भेजेगी, ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसपोर्ट। अब इसका काम हो गया एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना, यानी एक्चुअल में यहां से यहां तक पहुंचाने का अब जिम्मेदारी लगा लो वो किसको मिल गई, ट्रांसपोर्ट लेयर को। ठीक है, इसको ये जिम्मेदारी मिल गई है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर के काम आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसको बोल देते हैं एंड टू एंड डिलीवरी के लिए जिम्मेदार कौन है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ठीक है भाई, एंड टू एंड डिलीवरी, या बोल देते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। ठीक है, एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस तक डाटा पहुंचाना, एंड टू एंड, प्रोसेस टू प्रोसेस, या फिर बोल देते हैं पोर्ट टू पोर्ट, एक पोर्ट से लेकर दूसरे पोर्ट तक डाटा पहुंचाना। ये उद्देश्य है किसके, ट्रांसपोर्ट लेयर के। अब आप इस चीज को समझिए, जैसे एंड टू एंड डिलीवरी, यानी कि यहां से स्टार्ट, ये एक एंड आपका, ये एक सिरा है, इससे लेके इस एंड तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है, ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, दूसरा है प्रोसेस टू प्रोसेस। प्रोसेस बोलते हैं कि जब भी आपका जो सिस्टम है
उसमें कोई काम हो रहा है तो कंप्यूटर यानी कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, जो आपका मेन सॉफ्टवेयर है, वो उसको प्रोसेस बोलता है। यानी जैसे आपने इंटरनेट ब्राउजर चला रखा है तो वो उसको क्या बोलेगा, एक प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से वो एक प्रोसेस है, आपके हिसाब से वो एक ब्राउजर है, ठीक है। अब ब्राउजर ही डाटा भेज रहा है और रिसीव कर रहा है, तो उस केस में एक ब्राउजर से दूसरे ब्राउजर यानी कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस, और जरूरी नहीं कि ब्राउजर हो, ऐसी और भी एप्लीकेशन है जो इंटरनेट का यूज करती हैं, तो वो हर एक एप्लीकेशन यानी वो हर एक प्रोसेस से लेके दूसरी एप्लीकेशन, जो इसकी एप्लीकेशन है उससे लेके जो दूसरे की एप्लीकेशन है उस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इसकी है, ट्रांसपोर्ट लेयर की। फिर है पोर्ट टू पोर्ट। अब पोर्ट आते हैं इन प्रोसेस के अंदर, पोर्ट आते हैं इन प्रोसेस के अंदर, क्योंकि जब आपका सिस्टम चल रहा होता है तो उसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं। यानी कि एड्रेस तो एक है, एड्रेस तो एक है, भेजने वाला तो एड्रेस तो एक है, लेकिन उसमें भी पोर्ट, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि हमारा घर है, मकान नंबर है जैसे कि हमारा, तो मकान नंबर एक हमारा एक नंबर हो गया। हमारे पास मान लो कि पोस्ट आई है, तो वो जैसे ही पोस्टमैन हमारे पास पोस्ट लेके आएगा वो तो कहाँ पहुंचेगा, डायरेक्ट मकान नंबर पे। फिर देखा कि उस मकान में तो भाई 2-3 फ्लोर हैं, 2-3 फ्लोर हैं, फिर वो देखेगा कि किस फ्लोर पे ये जाना है। तो ये कुछ वैसा ही है कि ये आपका एक मकान जैसा हो गया प्रोसेस, अब उसके अंदर फ्लोर जैसा हो गया ये पोर्ट, यानी प्रोसेस के भी पार्ट है पोर्ट। अब उन पोर्ट की सहायता से जो डाटा है वो आता जाता है, पोर्ट लास्ट जो एंड पे किसी ना किसी पोर्ट पे ही डाटा रिसीव होता है। तो एक पोर्ट से लेकर दूसरे पोर्ट तक पहुंचाना भी जिम्मेदारी किसकी है, ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। लेकिन ट्रांसपोर्ट जो है ना वो यहीं तक सीमित नहीं है, ट्रांसपोर्ट को थोड़ा आपको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स में इसके बारे में बहुत पूछ रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी जो है इसके अलावा भी है, ठीक है। इसके अलावा जिम्मेदारी क्या है, इसकी जिम्मेदारी है कनेक्शन बना के रखना, है कि नहीं। यानी इसको दो तरीके से बोल देते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन बना के रखना है कि नहीं बना के रखना है, और एक होता है कनेक्शन लेस, कनेक्शन लेस, ठीक है। दो तरह से ये काम करते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। अब दोनों में अंतर क्या रहेगा भाई, दोनों में अंतर ये है कि कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये है कि कनेक्शन बना रहेगा लगातार, जब एक डाटा भेजने वाला दूसरे के पास जो लेने वाला है उन दोनों के बीच में क्या है, कनेक्शन कंटिन्यूस बना रहेगा, लगातार टूटेगा नहीं बीच में, वो कनेक्शन लगातार बना रहेगा। और कनेक्शन लेस का मतलब ये है कि कनेक्शन लगातार नहीं बना रहेगा, ठीक है, वो डाटा भेज देगा भेजने वाला, और वो लेने वाला धीरे धीरे उसको जैसे भी मिल रहा है वो लेता रहेगा, यानी डायरेक्ट कनेक्शन बना नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, देखो थोड़ा हम इसको है ना डिटेल में थोड़ा सा और देखते हैं, क्योंकि इसमें घुमाते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या आएगा कि कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये है कि हमें फीडबैक की आवश्यकता है, फीडबैक, भाई डाटा जो है वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, हमें फीडबैक जरूरी है, या बोल सकते हैं एक्नॉलेजमेंट, कंप्यूटर की लाइन में बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट, या शॉर्ट में लिख देते हैं ACK। ध्यान रखना आप सभी एक ही बात है कि अगर हमें बार बार क्या है, जब हम डाटा भेज रहे हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को, तो अगर हमें बार बार फीडबैक मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो वो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड। और अगर हमें फीडबैक की आवश्यकता नहीं है, यानी कि नो ACK, हमें कोई एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं है, पहुंच गया तो भी ठीक है, नहीं पहुंचा तो भी ठीक है, भाई हमें कोई टेंशन नहीं है इस बात की, तो उस केस में इसको क्या बोलेंगे, कनेक्शन लेस, ठीक है, कनेक्शन लेस, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ये है। अब इसके अलावा जो पूछा गया वो देखिए क्या, कि यहाँ पे डाटा को क्या बोलेंगे, ठीक है। चलो डाटा का मैं अभी बताता हूँ आपको, यहाँ पे डाटा का क्या बोलेंगे देखो, क्योंकि इसके हिसाब से भी आपसे पूछ सकते हैं। जब तक डाटा हमारे पास एप्लीकेशन के पास था, जब तक जो डेटा था हमारा मैसेज था एप्लीकेशन के पास था, वो क्या था हमारा एक मैसेज, वो क्या था हमारा एक मैसेज। और मैं इसको किससे लिख रहा हूं, मैं इसको M से लिख रहा हूं, तो आप समझ जाइएगा कि मैसेज है, ठीक है। अब वो मैसेज किसके पास पहुंचा है, प्रेजेंटेशन के पास, अभी भी वो क्या है, मैसेज है। अब वो किसके पास पहुंचा, सेशन के पास, अभी भी वो क्या है, एक
मैसेज है, लेकिन जैसे ही ट्रांसपोर्ट के पास पहुंचा, अब वो दो चीजों में बट जाएगा, या तो वो क्या होगा टीसीपी या होगा वो यूडीपी। ठीक है, या तो होगा वो टीसीपी या होगा वो यूडीपी, और इसको बोल देंगे सेगमेंट। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको क्या बोलेंगे सेगमेंट, सेगमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब दोनों में अंतर क्या है वो देख लेते हैं। भाई पेपर में कैसे पूछा हुआ है कि ये टीसीपी है और इसमें क्या फर्क क्या रहेगा। देखो, जो कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, इसको बोलेंगे टीसीपी। ठीक है, इसको बोलेंगे टीसीपी। जो कनेक्शन ओरिएंटेड है वो है टीसीपी, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सेगमेंट। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सेगमेंट। ठीक है, वो ये है टीसीपी। तो आपसे कह दें कि टीसीपी सेगमेंट क्या होता है, टीसीपी सेगमेंट क्या होता है, तो टीसीपी सेगमेंट होता है कनेक्शन ओरिएंटेड। और कहाँ पे होता है ये, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर पे डाटा को हम क्या बोलते हैं टीसीपी सेगमेंट या फिर सेगमेंट। और अगर वो कैसा है कनेक्शन लेस, तो उसको बोल देते हैं यूडीपी सेगमेंट, यूडीपी, यूडीपी यानी कि यूजर डेटा ग्राम। ठीक है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यूडीपी कहाँ है, कनेक्शन लेस है, यानी कि इसमें कनेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, डाटा भेजते रहते हैं बिना टेंशन के, कोई फीडबैक की जरूरत नहीं होती। तो एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि इनमें से किसमें फीडबैक की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन में मिलेगा आपको यूडीपी। या कह देंगे कि इनमें से किसमें फीडबैक की आवश्यकता होती है, ऑप्शन में मिलेगा टीसीपी। या ऐसा कह देंगे कि सेगमेंट या फिर टीसीपी सेगमेंट या यूडीपी सेगमेंट डाटा कहाँ पर होता है, तो वो होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये हमने जाना ट्रांसपोर्ट के बारे में, ये सारे पॉइंट्स आप जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, यानी कि एक कंप्लीट नेटवर्क से लेकर दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, ठीक है, वो किसकी है, नेटवर्क लेयर की। और एग्जाम में ये कुछ आपको ऐसा बोलेंगे कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। ठीक है, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, तो वो जिम्मेदारी किसकी है, तो वो है भाई नेटवर्क लेयर की। ठीक है, दूसरा, एक तो ये याद रखना आपको सोर्स से डेस्टिनेशन। दूसरा, अब डाटा की बात करें भाई, तो ट्रांसपोर्ट तक हमारे पास क्या था सेगमेंट, जैसे ही वो नेटवर्क पे पहुंचेगा, जैसे ही ये नेटवर्क पे पहुंचेगा ये बन जाता है पैकेट, ये बन जाता है पैकेट। तो अभी हमने पढ़ा था ना पैकेट स्विचिंग, इसका मतलब क्या है कि भाई पैकेट की फॉर्म में बन चुका है, अब पैकेट आगे जाएंगे नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, ये है पैकेट की फॉर्म में आ चुका है यहाँ पे नेटवर्क पे, सोर्स से डेस्टिनेशन तक। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि जब डाटा इससे आगे किसके पास जाएगा, डाटा लिंक लेयर के पास, तो वो डाटा बन जाता है फ्रेम, इसको बोलते हैं फ्रेम। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं फ्रेमिंग, यानी पैकेट की क्या की गई है, फ्रेमिंग, उसको फ्रेम्स में बांट दिया गया है। कहाँ पे, डाटा लिंक लेयर पे, डाटा लिंक लेयर पे उसको बांट दिया है फ्रेम्स में। अब डाटा लिंक लेयर के अगर आपसे काम पूछ लिए जाए भाई इसके काम क्या है, तो भाई इसके काम है एरर कंट्रोल, एरर कंट्रोल। डाटा भेजते टाइम अगर डाटा करप्ट हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कोई उसमें एरर आ जाए, तो उसको कंट्रोल करना इसका काम है, कंट्रोल करना, या आप बोल सकते हो चेक करना। ठीक है, ये काम है इसका डाटा लिंक लेयर का, एरर कंट्रोल। दूसरा काम है इसका फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल। अब फ्लो कंट्रोल की आवश्यकता इसलिए है कि जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब डाटा हम भेज रहे होते हैं, तो कई बार क्या होता है
कि दोनों डिवाइस की जो है ना स्पीड एक जैसी नहीं होती, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे डाटा के फ्लो को भी कंट्रोल करना है। और जो डाटा होता है वो यहाँ पे क्या होता है, फ्रेम, यानी क्या जाते हैं, फ्रेम्स जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये है। इसके अलावा अगर आपसे कह दें कि भाई ये जो फ्लो कंट्रोल है, ये फ्लो कंट्रोल का काम इसके अलावा और किसका है, ठीक है, ये फ्लो कंट्रोल का काम इसके अलावा और किसका है, तो फ्लो कंट्रोल का जो काम है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का भी है। ट्रांसपोर्ट लेयर भी फ्लो कंट्रोल कर सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर भी फ्लो कंट्रोल कर सकती है। तो एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल का संबंध किससे है, डाटा लिंक लेयर से है। एक एग्जाम्स में फुल फॉर्म पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई है, CYC, CRC, CYC नहीं, CRC, ये ध्यान रखना। इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल साइक्लिक साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, रिडंडेंसी चेक। ठीक है, ये एरर ढूंढने के लिए ही होता है, CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये भी एरर ढूंढने के लिए ही है भाई, क्योंकि एरर कंट्रोल करने हैं तो एरर ढूंढना भी पड़ेगा ना भी, एरर है कि नहीं, डाटा भेज रहे थे वो प्रॉपर पहुंचा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं, CRC मेथड यूज करते हैं। एक यहाँ पे पेरिटी मेथड भी यूज करते हैं, पेरिटी, इवन पेरिटी, ओड पेरिटी, चलो इससे ज्यादा आप डिटेल में मत जाओ, इतना ठीक है, पेरिटी मेथड भी यूज करते हैं, यहाँ तक ठीक है। अब आपका क्या आ चुका है, यहाँ पे फ्रेम आ चुका है, फ्रेमिंग हो चुकी है। अब इससे आगे क्या होगा देखो, जब जो डाटा यहाँ पे फ्रेम है, अब आपका जो डाटा डाटा लिंक लेयर तक आपका क्या है, फ्रेम है, अब वही डाटा आपका फिजिकल लेयर पे आके बन जाता है बिट, यानी किस में बदल जाता है वो, बिट्स में, बिट्स में। अब जो ये डाटा फिजिकल लेयर के पास आ चुका है किसकी फॉर्म में, बिट्स में, और फिजिकल लेयर में बात किसकी हो रही है भाई, तो ये बात हो रही है हमारे जो ट्रांसमिशन मीडियम थे, वो हमारी फिजिकल लेयर होती है। ट्रांसमिशन जो हमारे मीडियम या चैनल थे वो हमारे क्या है यहाँ पे, फिजिकल लेयर। अब जो भी हमारे ट्रांसमिशन मीडियम या चैनल थे ना, रेडियो वेव्स, कोएक्सियल केबल, फाइबर केबल, वो सारे, अब उनमें जो डाटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है बिट्स की फॉर्म में, रो बिट्स इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वो किस फॉर्म में होगा, बिट्स की फॉर्म में डाटा जो है वो जाता है। ठीक है, तो ये है लेयर्स की कहानी भाई, और ये है लेयर्स की बातें, ये आप ध्यान रखिएगा लेयर्स के बारे में। ठीक है, तो लेयर्स के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। सभी लेयर के आपको काम ध्यान रखने हैं, और जो जो मैंने ये पॉइंट्स आपको बताए हैं ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए इससे आगे अब आगे बढ़ते हैं कि जब ये डाटा ट्रांसफर होता है किसी भी एक पोर्ट से, मतलब एक मीडियम में, जब डाटा ट्रांसफर होता है तो वो दो तरह से होता है। जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है ना, ये एग्जाम्स में बहुत पूछते हैं, जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है वो दो टाइप से होता है। एक होता है सीरियल, यानी कि वन बिट, एक एक बिट करके, वन बिट एट ए टाइम, एक एक बिट करके किस में जाता है, सीरियल ट्रांसमिशन में। और एक होता है पैरेलल ट्रांसमिशन, पैरेलल ट्रांसमिशन। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, मल्टीपल बिट एक साथ जा सकते हैं, यानी कि 8 बिट भी एक साथ जा सकते हैं, और डिपेंड करेगा कि आपका जो डिवाइस है, जो पोर्ट है, उसके कैपेसिटी कितनी है, कितनी बिट वो एक साथ ले जा सकता है, यानी उसमें पिन कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा कितनी बिट ले जाएगा। तो दो तरह से आपका ट्रांसमिशन होता है, एक सीरियल होता है और एक पैरेलल होता है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है सीरियल वाला। तो ध्यान रखना कि सीरियल में क्या होता है, सीरियल ट्रांसमिशन में या सीरियल पोर्ट में क्या होता है, एक एक बिट ही एक बार में जाती है। ठीक है, तो ये इसके बारे में ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी इंटरनेट की बात कर लेते हैं। इंटरनेट से रिलेटेड कुछ बातें आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, जैसे कि ये हमारा कंप्यूटर है, मान लो सोर्स जिसको इंटरनेट का यूज करना है, ये हमारा कंप्यूटर है। इसको जब हम कनेक्ट करेंगे किससे, आईपी से, आईएसपी से। आईएसपी से क्यों कनेक्ट करेंगे भाई, क्यों, क्योंकि आईएसपी ही हमें क्या देगा, इंटरनेट की सर्विस। यानी आईएसपी क्या होता है,
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये है। इससे हम क्या लेते हैं, इंटरनेट का सब्सक्रिप्शन। ये ध्यान रखिएगा, हम क्या लेते हैं इससे, सब्सक्रिप्शन। कनेक्शन हम बोल सकते हैं ना, अभी कितना जीबी हम डाटा यूज करेंगे, वो सारा ध्यान कौन रखता है, आईएसपी। ठीक है, सारा काम है आईएसपी का। हम तो इंटरनेट यूज करने वाले हैं भाई, सारा काम किसका है, अब आईएसपी का है। इसको ध्यान रखना है, सारा कुछ प्लान व्लान जो भी है, पैसे वैसे हमसे यही लेगा आगे इंटरनेट यूज करने के। ठीक है, अब ये आगे कनेक्ट होता है बहुत सारे नेटवर्कों से, सर्वर से। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एक बार के लिए यहाँ पे ये किससे जुड़ा हुआ है, प्रोक्स उससे, डीएनएस से। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये किससे कनेक्ट है अभी यहाँ पे, डीएनएस से, क्योंकि हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना है। वैसे जो असल स्ट्रक्चर होता है ना, वो बहुत अलग होता है। ठीक है, डीएनएस से जुड़ा है। डीएनएस किससे जुड़ा है, प्रॉक्सी सर्वर से। ठीक है, ये जुड़ा है आपका प्रॉक्सी सर्वर से, और प्रॉक्सी सर्वर आगे किससे जुड़ा है आपका, मेन सर्वर से। ठीक है, मेन सर्वर से। ये अब हमें देखना है, सबके बारे में भी सवाल कैसे कैसे हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए अब सबके काम देखिए। ये सोर्स हैं, ये हम हैं जो इंटरनेट का उपयोग करना चाहते हैं। हमने रिक्वेस्ट भेजी है किसके पास, आईएसपी के पास। आईएसपी को हमने बोला कि भाई हमें इंटरनेट का यूज करना है, और हमने किसका यूज किया है, इंटरनेट ब्राउजर का। यानी इंटरनेट ब्राउजर कोई एप्लीकेशन है, हमने उसका यूज किया है। जैसे कि उदाहरण के लिए जो मेन हमारे इंटरनेट ब्राउजर एप्लीकेशन है वो कौन से हैं, एक तो होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट ब्राउजर, ही होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना। एक होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, एक होता है गूगल क्रोम। देखो गूगल अलग चीज है और गूगल क्रोम अलग चीज है, ध्यान रखना। गूगल क्रोम एक इंटरनेट ब्राउजर है। इसके अलावा सफारी, सफारी भी एक इंटरनेट ब्राउजर है। ओपेरा, ओपेरा, यूसी ब्राउज़र। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, इंटरनेट ब्राउज़र हैं, इनको हम यूज़ करते हैं। और एक अभी लेटेस्ट भी आया हुआ है, ज़रूर ध्यान रखिएगा, एज। माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया लॉन्च किया हुआ है अभी, एज। ये भी लेटेस्ट है इंटरनेट ब्राउज़र। ठीक है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो हम किन्हीं ना किसी इंटरनेट ब्राउज़र की सहायता से हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ वेबसाइट यूज करते हैं। और वो हम किसके थ्रू, वो हमारा फिर डाटा कहाँ से होते हुए चला जाता है, आईएसपी के थ्रू होते हुए किसके पास चला गया, डीएनएस के पास। अब डीएनएस आपसे पूछ लें भाई डीएनएस क्या चीज है, तो डीएनएस की दो फुल फॉर्म है। एक होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। और जो ये सिस्टम है, यानी कि जो ये कंप्यूटर है जो ये कर रहा है, इसको दूसरा हम सर्वर भी बोल देते हैं। तो ये दोनों इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। डीएनएस सिस्टम, या फिर डोमेन नेम सिस्टम, या फिर डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, ये डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम जो है ये एग्जाम्स में आ भी चुका है। इसका जो काम होता है ना, वो काम होता है इसका क्या, कि डोमेन नेम से लेके ये क्या करता है, डोमेन नेम को किस में चेंज करता है, आईपी एड्रेस में। ठीक है, ये किस में बदलता है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलता है, ये ध्यान रखिएगा। इसको मैपिंग भी बोल देते हैं, मैपिंग करता है। ठीक है, ये काम है किसका, डोमेन नेम सिस्टम का। मैपिंग होने के बाद भाई जो रिक्वेस्ट है वो किसके बाद, अच्छा अब किस में चेंज कर दिया, आईपी एड्रेस में। अब आईपी एड्रेस में चेंज कर दिया है, तो हम यहाँ थोड़ा सा आईपी एड्रेस के बारे में भी देख लेते हैं एक बार। देखो हम सारी चीज़ें डिटेल में देख रहे हैं धीरे धीरे, कि हम सोर्स से चले थे, हमने इंटरनेट ब्राउजर देखे, फिर हम आईएसपी से पहुंचे हुए सब्सक्रिप्शन है कि नहीं। अब हम पहुंच गए डीएनएस ने क्या किया, हमारा जो डोमेन नेम था, डोमेन नेम जैसे कि अब यहाँ देखते हैं, देखो डोमेन नेम आया है एक नाम, और एक आया है आईपी एड्रेस। तो ये देखो अब क्या है, अगर डोमेन नेम की बात करें, डोमेन नेम
तो डोमेन नेम हमारा, जैसे कि उदाहरण के लिए हम समझें तो जैसे कि google.com ये एक डोमेन नेम है, जैसे कि india.com ये भी क्या है, एक डोमेन। यानी वेबसाइटों के जो नाम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम बोलते हैं। और जो ये डॉट के बाद पीछे जो लगा होता है इसको बोलते हैं डोमेन एक्सटेंशन। इसको क्या बोलते हैं, डोमेन एक्सटेंशन। ये ध्यान रखिएगा आप। वेबसाइटों के नाम को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल नाम को क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। और इनके पीछे जो लगा होता है डॉट के बाद वो क्या होता है, एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन क्या बताता है, इस डोमेन के बारे में बताता है। जैसे कि अगर लिखा है .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन, भाई ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन है, किसी संस्था का डोमेन है। अगर लिखा है .in मतलब वो किसका है, इंडिया का है। अगर लिखा है .pk मतलब वो किसका है, पाकिस्तान का है। ठीक है, लिखा है .ca मतलब वो किसका है, कनाडा का है वो। इस टाइप से अगर लिखा है .gov.in यानी किसका है वो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का है भाई वो डोमेन। इस टाइप से, ठीक है। और भी होते हैं एक्सटेंशन, जैसे कि .edu यानी कि कोई एजुकेशन संस्था है कोई। .org, org का मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हाँ हो चुका है ये, ठीक है। .nic एक ये भी हमारा बहुत चल रहा है, government.in भी चल रहा है और एक .nic.in भी चल रहा है। NIC होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये हमारी सरकारी संस्था है जो भारत के लिए, भारत की सरकारों के लिए या राज्य सरकारों के लिए भी क्या है, वेबसाइट्स वगैरह इनके जो ऑनलाइन टूल होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको चलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, डोमेन एक्सटेंशन। तो किसी वेबसाइट का नाम डोमेन हो गया और ये उसके पीछे जो डॉट के बाद होता है एक्सटेंशन, वो उसके बारे में बताता है। तो आप ये कुछ फुल फॉर्म है इनकी, जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तो थे डोमेन। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें आगे, हम अब पहुंच गए भाई हम किसके पास, आईपी एड्रेस के पास। ठीक है, अब आईपी एड्रेस पे अगर सवाल पूछे जाएं तो जो आईपी एड्रेस होता है वो क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर का पता होता है, एड्रेस होता है नेटवर्क के ऊपर। यानी किसी के पास भी डाटा हम भेज रहे हैं या कहाँ से डाटा जा रहा है वो कैसे पता चलता है, आईपी एड्रेस से। आईपी एड्रेस उसकी पहचान होती है। ठीक है, अब आईपी एड्रेस जो है ना वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं, दो कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, एक तो यूसेज के हिसाब से बांटते हैं, भाई इनका यूज कैसे होगा कहाँ पे। और एक बांटते हैं इसको साइज के हिसाब से। ठीक है, एक यूसेज के हिसाब से और एक साइज के हिसाब से हम इसको बांटते हैं। अब देखिए यूज के हिसाब से देखें तो ये दो टाइप के हैं, एक होते हैं पब्लिक और एक होते हैं प्राइवेट। ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं और प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं। दोनों में अंतर ये रहता है कि जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में क्या होता है, यूनिक होता है। यानी जिसको ये वाला आईपी एड्रेस मिला है उसके पास क्या है, पूरी दुनिया में एक ही है, वो एक ही नाम है वो। ठीक है, जैसे अगर इंडिया की बात करें तो हमारा आधार कार्ड नंबर है, जैसे कि वो पूरी इंडिया की अगर बात करें तो सिर्फ क्या है, हर किसी का यूनिक है, सेम नहीं है किसी का भी। वैसे ही पूरी दुनिया में अगर ऐसा आईपी एड्रेस है जो पूरी दुनिया में किसी एक को ही दिया गया है, बाकी किसी के पास नहीं है, तो वो कैसा होगा, पब्लिक। ठीक है, और प्राइवेट, प्राइवेट क्या होता है, ये यूनिक नहीं होता, ये रिपीट हो जाता है। रिपीट हो जाता है यानी एक से ज्यादा कंप्यूटर को दिया जा सकता है, लेकिन कंडीशन फिर भी क्या है, अलग नेटवर्क में। रिपीट तो हो सकता है पर कहाँ, अलग नेटवर्क में, किसी दूसरे नेटवर्क में जो है ये रिपीट हो सकता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। साइज के हिसाब से अगर देखा जाए तो दो हैं, एक होता है IPv4 जो अभी तक हम यूज कर रहे हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और एक होता है IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ठीक है, ये दो अभी हम यूज कर रहे हैं। IPv4
इनके बारे में पूछा जाए, अगर IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के बारे में पूछा जाए, तो जो इसका साइज होता है वो होता है 32 बिट। 32 बिट 32 बिट का ये होता है, और 8 बिट के 4 टुकड़ों में इसको बांटा जाता है। ठीक है, यानी कि 4 टुकड़ों में इसको बांटते हैं 8 बिट के, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो IPv6 है इसका जो साइज होता है वो होता है 128 बिट। ठीक है, 128 बिट, और इसको 16-16 के पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, 16-16 के 8 पार्टों में बांटते हैं। और रिप्रेजेंट की बात करें, एग्जाम में पूछा जाए रिप्रेजेंट की बात करें, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल फॉर्म में, नंबरों की फॉर्म में, डिजिट फॉर्म में, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल में। 16 इसीलिए यूज करें ताकि हेक्साडेसिमल लिखा जा सके। ठीक है, यानी इसको किसके उसमें यूज करते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो अब तक ये पूछा गया है डेसिमल वाला, तो आगे हो सकता है भविष्य में हेक्साडेसिमल वाले के बारे में पूछ लिया जाए, क्योंकि अब हम IPv6 पे चले गए हैं 4 यूज करते करते। ठीक है, अभी तक हम 4 यूज करते आ रहे थे, अब 6 भी यूज करना शुरू कर दिया है। क्यों? उसका रीजन ये है कि अगर कुल IP एड्रेस की बात करें कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो ये कितना है, 32 बिट का है। तो पूरी दुनिया में हम 2 की पावर 32 इतने IP एड्रेस बांट सकते हैं। लेकिन अगर IPv6 की बात करें तो 2 की पावर 128 इतने IP एड्रेस इसकी वजह से हम बांट पाएंगे दुनिया में। ठीक है, IPv5 कोई चीज नहीं है, 4 है और 6 है, तो ये ध्यान रखना। तो ये IP का रोल था भाई। ठीक है, अब IP एड्रेस पहचान है। ठीक है भाई, उस पहचान में डोमेन नेम को किसने बदल दिया है, अभी हमारे डोमेन नेम सिस्टम ने बदल दिया है। ठीक है, अब डोमेन नेम सिस्टम से हम पहुंच गए किसके पास, प्रॉक्सी सर्वर के पास। प्रॉक्सी सर्वर के पास। अब प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है ये आपसे पूछ लिया जाए, तो ये एक सहायक का काम करता है। ठीक है, सहायक। दूसरा, ये मेन सर्वर का लोड कम करता है। ठीक है, मेन सर्वर का वर्कलोड, ठीक है, कम करता है। और वो कैसे कम करता है कि जो भी रिसेंटली जो रिक्वेस्ट आई हुई होती है डाटा की, वो रिकॉर्ड ये अपने पास रखता है। तो रिसेंट डाटा अपने पास रख के अगर उसी डाटा की अगर आपको बार बार जरूरत पड़ रही है तो ये मेन सर्वर तक आपको जाने नहीं देगा, ये खुद ही मेन सर्वर की तरह आपको दिखेगा और आपका जो है काम ये कर देगा, ताकि मेन को लोड ना पड़े। यानी कि एक असिस्टेंट का काम करता है, ये आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, किसका काम करता है, असिस्टेंट का काम करता है मेन सर्वर के लिए। ठीक है, फिर भी कुछ ऐसा है कि भाई ठीक है वो डाटा इसके पास नहीं है, तो किसके पास जाना पड़ेगा, मेन सर्वर के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर मेन सर्वर से जो भी हमने डाटा मांगा है वो सारा हमें फिर इसी तरीके से हमें वापसी मिल जाता है। तो ये जो फ्लो है ना, ये ऐसे चलता ही रहता है। इसी को हम बोलते हैं TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्योंकि कंट्रोल भी हो रहा है यहाँ पे और इंटरनेट प्रोटोकॉल की सहायता से हो रहा है। IPv4 और IPv6 हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब आगे देखिए, अगर इन सर्वर के बारे में पूछ ले भाई, सर्वर के बारे में भी हो सकता है आपसे पूछ ले भी कैसे कैसे ये आपके सर्वर होते हैं जो यहाँ पे जिनसे हम डाटा मांग रहे हैं ना, जिनसे हम यहाँ डाटा कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इनके टाइप आपसे पूछ सकता है। ठीक है, टाइप आपसे पूछ सकता है, तो भाई क्या क्या होंगे। सबसे पहले मेन जो सर्वर होता है आपका, एक होता है फाइल सर्वर, यानी जहाँ पे क्या होता है, फाइलें रखी होती हैं आपकी, जो भी फाइलें कैसे, जैसे कि PDF है। ठीक है, PDF है, इमेज है, पिक्चर्स हैं, इमेज, पिक्चर्स, वर्ल्ड वाइड वेब डॉक्यूमेंट्स, ये सब कहाँ रखे होते हैं, फाइल सर्वर पे। ठीक है, एक दूसरा सर्वर होता है डाटाबेस सर्वर। ठीक है, डाटाबेस सर्वर, इसका मुख्य उद्देश्य होता है आपके डाटा को ऑर्गेनाइज तरीके से रखना, प्रॉपर तरीके से रखना आपकी डिटेल्स के बारे में। ठीक है, अगर फाइलें हैं तो उनको देख लेगा ये, लेकिन जो टेक्स्ट डाटा है आपका, जैसे कि नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये आपकी जो भी बेसिक डिटेल है, यानी टेक्स्ट फॉर्म में जो भी है, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से रखेगा डाटाबेस सर्वर। ठीक है, उसके बाद
एक सर्वर होता है ईमेल सर्वर, ठीक है, एक सर्वर होता है ईमेल सर्वर। ईमेल सर्वर का उद्देश्य क्या होता है? इसका काम है मेल भेजने के लिए, ठीक है, इसका काम क्या होता है? मेल भेजने के लिए। जैसे कोई आप ऑनलाइन आप फॉर्म वॉर्म भरते हो या कोई कहीं पे डिटेल भरते हो, कोई शॉपिंग करते हो, तो आपके पास क्या होता है? बार बार ईमेल आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल आती हैं, तो वो इस सर्वर द्वारा भेजी जाती हैं। एक और सर्वर होता है एसएमएस सर्वर, शॉर्ट मैसेजिंग सर्वर। इसका उद्देश्य होता है आपके फोन पे मैसेजेस वगैरह भेजना। आजकल देखा होगा ज्यादातर किस में यूज हो रहा है इसका? ओटीपी भेजते हैं ना, ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का ही वर्ड है ये, फुल फॉर्म आ सकती है, ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। एसएमएस सर्वर, उसका काम है भाई हमारे पास मैसेज वगैरह भेजना। उसके बाद एक सर्वर होता है पेमेंट सर्वर, ठीक है। अच्छा, इसको एसएमएस सर्वर या एसएमएस गेटवे भी बोल देते हैं, एसएमएस गेटवे, ठीक है, एसएमएस गेटवे बोल देते हैं। और इसको पेमेंट सर्वर या पेमेंट गेटवे भी बोल देते हैं, इसको भी गेटवे बोल देते हैं, ठीक है, पेमेंट गेटवे, ध्यान रखना। इसका उद्देश्य होता है आपका जो भी वित्तीय लेन देन है, फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, उनको हैंडल करना, ठीक है। इस सर्वर का मुख्य उद्देश्य आपके जो पैसे से संबंधित लेन देन है उसको मेंटेन करना, वो ये करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये अलग अलग टाइप के सर्वर हैं। इसके अलावा एक और सर्वर होते हैं स्टोरेज सर्वर स्पेशल, ठीक है, स्टोरेज सर्वर। उनका काम होता है फाइलें स्टोर करके रखना, स्पेशली आपका स्टोरेज सर्वर। ये इनसे अलग होते हैं, जो आपके नॉर्मल फाइल सर्वर हैं इनसे अलग होते हैं। फाइल सर्वर ये टेम्पररी आपका जो बेसिक आपकी एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, उनको चलाने के लिए होते हैं। पर अगर आपको एडिशनल स्टोरेज चाहिए, यानी बड़े लेवल पे स्टोरेज चाहिए, जैसे कि गूगल ड्राइव आपको 15 GB देता है, आपको बहुत सारी बहुत बड़ी मात्रा में डाटा अगर ऑनलाइन आपको स्टोर करना है, तो उस टाइम पे हम स्टोरेज सर्वर भी यूज कर देते हैं। हमें ये किराए पर मिलते हैं, इनका ये रेंट लेते हैं, ये मंथ वाइज भी ले सकते हैं, ईयर वाइज भी ले सकते हैं। तो हमें रेंट बेस पे हमें ये सर्वर दे देते हैं ऑनलाइन स्टोरेज के लिए, जैसे कि गूगल ड्राइव है, ठीक है, जी ड्राइव है, इस टाइप से। तो अलग अलग प्रकार के सर्वर हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, ये सर्वर के टाइप हैं। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं एक बार, अभी हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, मोटा मोटा हम देख लेते हैं। कि सबसे पहले तो हमने क्या देखा? ओएसआई मॉडल के बारे में देखा, उसमें 7 लेयर थी भाई, 7 लेयर थी, जिन लेयरों के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सातों लेयर की काम मैंने आपको बता दिए, हर लेयर का काम क्या है, ठीक है, हर लेयर का मैंने यहाँ पे आपको काम बता दिया, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब हम इंटरनेट का उपयोग करना शुरू करते हैं, वहां से लेकर कि हम किसका यूज कर रहे हैं, कोई इंटरनेट ब्राउजर यूज करेंगे, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, सफारी है, ओपेरा है, ऐसा कोई हम एक इंटरनेट ब्राउजर यूज करेंगे, उस पर हम कोई ना कोई वेबसाइट ओपन करेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ वेबसाइट ऐसी भी होती हैं जिन पे हम सिर्फ सर्चिंग के लिए यूज करते हैं, तो उनको बोलते हैं सर्च इंजन, जैसे कि गूगल है, याहू है, बायडू है, ये क्या है, खोज.com है, MSN.com है, ये सर्च इंजन होते हैं। इन पे हम दूसरी वेबसाइटों को ढूंढते हैं, यानी ये ऐसी वेबसाइट है जिन पे हम दूसरी वेबसाइटों को ढूंढते हैं, तो वो सर्च इंजन हो गए। अब यहाँ से हमने कुछ सर्च किया, वो हमारा जाता है आईएसपी के पास, जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो देखता है कि हमारा सब्सक्रिप्शन है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, फिर वो हमारी आगे रिक्वेस्ट डीएनएस को भेज देता है। डीएनएस क्या करता है, हमने जो भी डोमेन नेम ब्राउजर को बताया है, जैसे कि google.com, india.com, तो ये जो डीएनएस है ये क्या करेगा, उसको फिर आईपी एड्रेस में मैप कर देता है, यानी कि चेंज कर देता है। डोमेन नेम में जो पीछे डॉट के पीछे लगा है वो होती है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन बताते हैं उस डोमेन के बारे में भी, वो डोमेन किस बारे में है। .info है तो इंफॉर्मेशन, .org है ऑर्गेनाइजेशन, .com है कमर्शियल, तो ये सारे आपको फुल फॉर्म इनकी ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे .edu है तो एजुकेशन, .ac.in अकेडमी, इस टाइप से, ठीक है। तो ये सब होने के बाद फिर आता है प्रॉक्सी सर्वर, ये सहायक का काम करता है, मेन सर्वर का जो है लोड कम करता है। आईपी एड्रेस हमने डिस्कस किया, 2 टाइप के हैं, उपयोग के आधार पे और एक साइज के आधार पे। उपयोग में देखें तो पब्लिक और प्राइवेट 2 होते हैं। पब्लिक हमेशा यूनिक होते हैं, दुनिया में किस एक ही दिया जाता है हर एक किसी को,
अलग अलग, यानी कि रिपीट नहीं किए जा सकते, सेम किसी दूसरे को नहीं दे सकते। पर प्राइवेट क्या होते हैं, रिपीट होते हैं पर अलग अलग नेटवर्क में, यानी छोटे छोटे नेटवर्क जब हम बनाते हैं, जैसे कि एक हम बिल्डिंग में, हमने हमारी बिल्डिंग में बना लिया तो वहां पे उसको कुछ आईपी एड्रेस दे दिया, वही सेम आईपी एड्रेस अगर हम बाहर कोई और नेटवर्क बना रहे हैं किसी दूसरी बिल्डिंग में, तो प्राइवेटली हम वो दूसरा उसको दे सकते हैं, लेकिन पब्लिक हम दूसरा नहीं दे सकते, सेम नहीं दे सकते, ठीक है। फिर साइज की बात करें तो IPv4 होता है और IPv6 होता है। 4 की बात करें तो 4 में 32 बिट का होता है और IPv6 128 बिट का होता है। इसमें 8-8 बिट के 4 टुकड़े होंगे जिसे हम डेसिमल में डिनोट करते हैं। इसमें 16-16 के हैं 8, 16-16 के हो गए 8, और जिसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। किस में रिप्रेजेंट करते हैं, हेक्साडेसिमल में, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मेन सर्वर पे गए, क्योंकि सारा लेन देन तो हमारा किससे है, मेन सर्वर से ही है। अब मेन सर्वर के अगर आपसे टाइप कहें तो कैसे कैसे होते हैं, तो फाइल सर्वर होते हैं जिन पे फाइलें रखी होती हैं, डाटाबेस सर्वर होते हैं जिन पे टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है, एक ऑर्गेनाइज अच्छे वेल मैनेज तरीके से होती है। और मेल सर्वर, इनका काम ईमेल्स वगैरह भेजने के लिए है। SMS सर्वर इनका मैसेजेस वगैरह, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज इनका SMS भेजने के लिए होता है। ज़्यादातर OTP वगैरह आते हैं हमारे पास तो वो इसी से आते हैं। और पेमेंट गेटवे, यानी कि जिनका उद्देश्य क्या होता है, बीच में वित्तीय आपके लेन देन करना होता है, तो वो है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये थे हमारे इंटरनेट के बारे में कुछ मुख्य बातें जो हमने डिस्कस करी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप कहीं कोई चीज़ थोड़ा बहुत मिस आउट कर गए हैं, आपको लग रहा है कि कहीं थोड़ा डाउट है, तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, बार बार देखिएगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।